एक पत्रिका अरुण नारायण जी नेपथ्य के नायक जो निकाला, ये भी बहुत सराहनीय काम है। देखिए, 105 साल हुआ ना मंडल जी का। इतने वर्षों बाद हम लोग कितनी शिद्दत से और कितनी श्रद्धा से पूर्वक हम लोग मंडल साहब, बीपी मंडल साहब को याद कर रहे हैं। वाकई उनका जो योगदान है वो ऐतिहासिक है। क्या योगदान है उनका? एक तो योगदान है कि हजारों जातियों उपजातियों में जो हमारा समाज, जिसको कहते हैं शूद्र समाज कहिए या पिछड़ा समाज कहिए, बटा हुआ था, उसको उन्होंने एक नाम दिया, अन्य पिछड़ा वर्ग। एक माला बना दी उन्होंने। फूल अलग अलग थे, अलग अलग जातियों के नाम से, उपजातियों के नाम से, उसको एक माला का स्वरूप दिया, अन्य पिछड़ा वर्ग। एक सूत्र में बांधा। आपने देखा कि जब बीपी सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया तो किस तरह का बवाल लोगों ने खड़ा किया। कुछ लोग जल के मरने लगे और पूरे मुल्क में कोहराम मचाने की कोशिश की गई उसके खिलाफ। उसी में उनकी सरकार तक चली गई बीपी सिंह की, और उसके खिलाफ में, मंडल के खिलाफ में कमंडल निकला। आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के निकले। बिहार में उनकी गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन उस रथ यात्रा का प्रभाव थोड़े देर के लिए तो लगा कि उसको रोक दिया गया है। उसके बाद भी तुरंत सत्ता में नहीं आई बीजेपी, लेकिन धीरे 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 उसको दो भागों में याद किया जाता है। एक तो प्री मंडल एरा इसको कहते हैं, कि मंडल के पहले का इतिहास देश, और एक पोस्ट मंडल एरा कहते हैं, मंडल के बाद का इतिहास। प्री मंडल एरा क्या था, बिहार से ही देख लीजिए। तमाम लोग, न सिर्फ कलेक्टर, एसपी, थानादार तक सभी जगह पिछड़े वर्ग के लोगों का नेम प्लेट नहीं होता था। मुख्यमंत्री होते थे वही लोग। सब जगह पांडे जी, मिश्रा जी, तिवारी जी, इसी तरह के साइन बोर्ड दिखते थे। और मंडल कमीशन ने यह स्थिति पैदा कर दी। मंडल कमीशन की रिपोर्ट सिर्फ सरकारी नौकरियों में थी, राजनीति के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट नहीं थी। लेकिन उसका फॉल आउट जो हुआ राजनीति पर, कि कितना बड़ा राजनीति में परिवर्तन हुआ। उन दिनों हम लोग मंडल कमीशन के पहले से पटना में हैं और पत्रकार का काम करते थे, पत्रकारिता के पेशे में थे, तो देखते थे कि लालू जी जैसे लोग, नीतीश कुमार जी जैसे लोग, रामविलास पासवान जैसे लोग एक अदद एमपी और एमएलए होते थे। लेकिन उसी तरह से बिहार में मुलायम सिंह यादव जी, मायावती जी, उत्तर प्रदेश में
लेकिन ये तमाम लोग एकजुट रहते तो और लंबे समय तक और भी काम हो सकता था, लेकिन आपस में जल्द ही इनको लड़ा दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, तब भी सत्ता में रहे। तो ये पोस्ट मंडल में देखिए पिछड़े वर्ग के लोग का ये पॉलिटिकल इंपावरमेंट भी हुआ, वहां आरक्षण लागू नहीं था। आरक्षण तो शिक्षा में भी लागू नहीं था। शिक्षा में अर्जुन सिंह जी ने लागू किया। तो मंडल कमीशन का ये एक योगदान है कि इतिहास के, राजनीतिक इतिहास के कालखंड को उन्होंने बदल दिया, देश की आबो हवा बदल दी। लेकिन इतना भर से जो दुश्मन हैं, जो पिछड़ों के को पिछड़ा ही रखना चाहते हैं, शूद्रों को शूद्र ही बना के रखना, दलितों को पददलित करके ही रखना चाहते हैं, तरह तरह के पैसे ये करते हैं। देखिए अभी जितने इस 10 साल में जो चुनाव में बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता मिली, उसका 3 ही सूत्र था, एंटी जादव और एंटी जाटव उत्तर प्रदेश में। इसी आधार पर अब उसको बजाते एक इंस्टीट्यूशन का रूप दे करके और फिर से आरोहणी कमीशन भी बना है, उसकी भी रिपोर्ट आ रही है। किसी दिन वो उसका अनाउंसमेंट हो सकता है। कुछ है पेच उसमें जो रुका हुआ है। आप देख लीजिए, वर्गीकरण का मामला आ गया। हम कोई पक्ष और विरोध की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह ये रहे हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है, हमारे यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा समझदार हैं, और हमारे नेता भी राष्ट्रीय स्तर के हैं, वो इस बात को समझे, हम लोग बड़े भाई की हैसियत से इस खतरे को, इस पासा को बड़े भाई को और बड़ा दिमाग देख करके, जिसको हम लोग कहते हैं हिकमत अमली से और दूरंदेशी से, उर्दू में शब्द है। अगर पिछड़े वर्ग के हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे दलित समाज के हमारे जो नेता हैं, उन नेताओं ने अगर दूरंदेशी से और हिकमत अमली से काम नहीं लिया, तो हम लोगों को फिर उस समय नेताओं को बांटा गया था, लालू, नीतीश, रामविलास, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, मायावती को अलग अलग किया। इस बीच पूरे समाज को अलग अलग कर देंगे। इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए हम लोगों को बड़ा भाई और बड़ा कलेजा, अपना कुछ दे करके भी, अपना कुछ कम करके भी, हम लोगों को जो हम लोगों से भी कमजोर, देखिए सामाजिक न्याय की बात करने से सिर्फ सामाजिक न्याय नहीं होता है। उसमें सामाजिक न्याय कौन असली कहता है, इसका एक टेस्ट ये है कि वो अपने से जो कमजोर लोग हैं उन पर वो ध्यान दे और उनकी बातों का कद्र करे, उनकी जज्बात का कद्र करे, उनकी समस्या को देखे। तो ये बड़ी चुनौती है, 2 चीज। और इसी को देखा प्रैक्टिकल में, बिहार में क्यों हम लोग हार गए इस बार भी। अगर उत्तर प्रदेश जैसा भी रिजल्ट आ गया होता तो शायद दिल्ली में मोदी जी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते। तो यही कारण है। आरक्षण हम लौट रहे हैं, आरक्षण कहां बचा है भाई? कितना % सरकारी नौकरी है? 2% सरकारी नौकरी है। सारा निजीकरण हो गया।
सारा निजीकरण हो गया। लेटरल एंट्री से अभी न रद्द हुआ है, इसके पहले धड़ाधड़ बहाली हुई है। ठीक कहा भाई शिवजतन ठाकुर, प्रोफेसर शिवजतन ठाकुर साहब ने कि सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद 50% सीमा को तोड़ दिया है ईडब्ल्यूएस आरक्षण में, और यहां आरक्षण एक इंपेरियल डाटा कोर्ट बोलता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, कि डाटा नहीं है, आरक्षण इधर से उधर कर रहे हैं, जाति गणना नहीं कहता है, इंपेरियल डाटा खोज रहा है। कहां से आएगा जब तक जाति जनगणना नहीं होगी? और हमारे लोग कितने जगह हुए हैं, पॉलिटिकल लोग कितने हैं? मैं आपको बताऊं कि 2011 में जाति जनगणना होने वाली थी, गणना जाति गणना होने वाली थी। नहीं 31 से में तो शुरू हुई, 2009 की गणना, राष्ट्रीय गणना होने वाली थी। हर 10 साल बाद जो होती है, 11 बता रहे, 11 में 9 में 18 दिसंबर 9 को मैंने राज्यसभा में इस सवाल को उठाया कि उस जनगणना में जाति का कॉलम जोड़ा जाए। आप हैरत करेंगे, एक भी ओबीसी के एमपीज ने, हमारी जिस पार्टी में हम थे, नीतीश जी की पार्टी में, एक भी एमपी ने हमको सेकंड नहीं किया हाथ उठा करके या बोल करके। रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड है, वहां कुछ भी होता है दर्ज होता है। न कारखाने में तूती की आवाज बन गई, उस समय यूपीए 2 की सरकार थी, तब कुछ बाहर आप जैसे बुद्धिजीवी लोग, कुछ नौजवान लोग गए शरद यादव जी के यहां, क्योंकि वो सबसे इजीली अवेलेबल थे, मिल लेते थे आसानी से, और उन लोगों ने कहा कि देखिए, एक मुसलमान एमपी होकर के जाति जनगणना 11 में जो होने वाली है, उस जनगणना जो होने वाली है उसमें जाति की गणना कराने की बात कर रहा है। और एक भी एमपी, छोड़ दीजिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उनकी तो गणना होती है, लेकिन ओबीसी के एमपी कोई सपोर्ट नहीं किया। शरद यादव जी को यह बात समझ में आई, और उन्होंने लालू जी, उस समय शरद यादव जी उस समय लोकसभा के सदस्य थे, लालू जी लोकसभा के सदस्य थे, मुलायम सिंह यादव जी लोकसभा के सदस्य थे, और उस समय बीजेपी के गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र के थे, वो भी लोकसभा के सदस्य थे। इन सब लोगों ने मिल करके 2010 में के बजट सेशन के सेकेंड पार्ट में, अप्रैल में, इस सवाल को उठाया, और तब जाकर के इन प्रिंसिपल यूपीए 2 सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार ने माना कि हां, जाति जनगणना, जाति का कॉलम जोड़ा जाएगा, लेकिन उसको डाइल्यूट कर दिया। मैं नहीं कहूंगा, मैंने बहुत बड़े पोस्ट पर थे, अब इस दुनिया में नहीं है, सब सर्वोच्च पद पर थे। उन लोगों ने, कांग्रेस में भी कुछ लोग थे, अभी जिंदा हैं, बड़े ओहदे पर, बड़े वकील, उन लोगों ने उसमें क्या किया, उसमें पार्लियामेंट का मेंबर था, सब जानकारी कि किस तरह से 1950 का जो सेंसस एक्ट है उससे डीलिंक करके, एनजीओ को लगा करके, अनस्किल्ड लोगों से करा करके, उसका नतीजा सिफर, रिपोर्ट नहीं आई। 11 की जनगणना, जाति जनगणना हुई, लेकिन कोई रिपोर्ट नहीं। हम लोग मानते रहे कि जो भी टूटा फूटा, आधा अधूरा रिपोर्ट है वो भी टेबल कीजिए, वो भी टेबल नहीं हुआ। आए थे वो 2001 में, 14 साल के अंतराल में एक ही बार वो बिहार आए थे, और कैंसर के पेशेंट थे। हमारी किताब मसावात की जंग का विमोचन करने पटना के गांधी मैदान में हो रहा था, और उसमें उन्होंने कहा
वो किताब यहाँ किसी ने बताया कि आपकी किताब यहाँ स्टॉल पर रखी हुई है, मसावात की जंग। तो उन्होंने कहा कि हमारा पैर तो टूट गया लेकिन हमने गोल कर दिया, मंडल वायुमंडल हो गया, वायुमंडल हो गया। लेकिन फिर बांट करके हमारे लोग बट जाते हैं। सभी एक दल में भाई थे, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जी, सभी लोग एक पार्टी में थे। इनको लड़ा दिया गया। इन लोगों के रहते अब आरक्षण बचा कहां है? सभी लोग नेशनल लीडर हैं, पार्टियां चलाते हैं। इन लोगों को, बाल बच्चों को तो कोई नुकसान नहीं होता, उन लोगों को नौकरी नहीं करनी है, लेकिन आम लोगों का जो नुकसान हुआ, आज आरक्षण ईडब्ल्यूएस आया, संविधान विरोधी है। इन पार्टियों ने भी समर्थन किया है इसका। और तीन दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर वो धड़ाधड़ उसमें बहालियां शुरू हो गई। और यहां पूरा जनगणना करा करके 65% गणना करा करके, जिसको सर्वेक्षण हम लोग कहते हैं, करा करके लागू हुआ और उसको कैंसिल कर दिया। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से भी कैंसिल करे। तो ठीक ही कहा गया कि रामविलास पासवान जी की पार्टी है, चिराग पासवान है, मांझी राम जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं। अगर कल ये कहें कि बिहार की जो 65% किया गया है उसको आप बहाल कीजिए, 9th शेड्यूल में डालिए, नहीं तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। कल वो झुकना पड़ेगा, उनको वापस करना पड़ेगा। तो ये सारी भी चीजें हैं। तो अभी हमारे कहने का मतलब भाई कि खतरा नहीं हुआ है, खतरा टला नहीं है, खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। अभी बिहार में चुनाव होने वाला है, हम लोग देख रहे हैं उस खतरे को, किस तरह से आपस में लड़ाने की, बांटने की। तो इसमें जो दलित में भी अति दलित है, पिछड़ों में भी जो अति पिछड़े हैं, तो हम लोगों को की जवाबदेही है। हम लोग बड़े हैं तो उन लोगों को अपनी ऐसी रणनीति बना देनी है कि बीजेपी की जो राजनीति है वो फेल हो जाए। ये हमारे लोगों को भी करना है और उनको, हमारे नेताओं को भी करना चाहिए जो पार्टियां चलाते हैं। हम लोगों को दूरंदेशी और हिकमत अमली से काम करना है। खतरा टला नहीं है, खतरा अभी है। और बहुत बड़े भाई की तरह बड़ा दिल दिखाना है। छोटे भाई के लिए कुछ त्याग भी करना पड़े तो हम लोगों को त्याग करके उसको अपने साथ जोड़े रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया।